हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 10वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आप का ख्याल रखते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। परीक्षाएं आ गई हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तैयारी करना है, बहुत अच्छे से सभी विषय को समय देना है। एक टाइम टेबल के निर्धारण के साथ अपने मस्तिष्क को उसी हिसाब से आपको लगाना है, वेटेज के अकॉर्डिंग आपको अपना सेट करना है। और ऐसा नहीं है कि भाई सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, कूदना छोड़ दिया, अब हमें पढ़ना है। सब कुछ करना है अच्छे से ताकि माइंड फ्रेश रहे और पढ़ाई में अच्छे से मन लग सके। चलिए तो प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आ गई हैं आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स। जी हाँ, आप देख सकते हैं सैंपल पेपर सॉल्यूशन हिंदी के, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ रहेगा इन बुक्स में। ये बुक्स हैं आपके लिए। कैसे प्राप्त होंगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्लिक कीजिए और जो भी वहां पर दिया है उस फॉर्म को फिल कीजिए। संपूर्ण जानकारी और सब कुछ आपको इन बुक्स में मिल जाएगा, जो ना केवल आपको बोर्ड परीक्षाओं में ही हेल्प करने वाली हैं, बल्कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको पूरी तरह से तैयार कर देंगी। तो ये बुक्स हैं आपके लिए, ये बुक है खजाना, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हम करने जा रहे हैं आज कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम 2019 का ये पेपर है। इसी का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, इसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं कि 2019 में किस तरह का पेपर आया था, किस तरह की परीक्षा हुई थी, कौन कौन से प्रश्न है जो कि अभी भी आपके सिलेबस से मैच करते हुए। तो उन प्रश्नों की तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि जितनी अधिक हम तैयारी कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उतने अधिक हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे अपनी परीक्षा में, ठीक है। तो चलते हैं हम और शुरू करते हैं। निर्धारित समय 3 घंटे ही था पहले भी, पूर्णांक 80, जैसे कि अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, 3 घंटे का समय है। पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं 80। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर, विषय हिंदी। सबसे पहले आपको निर्देशों को, जो भी सामान्य निर्देश दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बेटा। उनको ऐसा नहीं कि बस देख लिया पलट दो पेज, नो, बहुत अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन भी कीजिए। अब बात कर रहे हैं हम 2019 की, ठीक है। तो उस समय जैसा प्रश्न पत्र आया था वही एज इट इज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। तो जो भी आपके पाठ अभी आपके सिलेबस में शामिल है, उन प्रश्नों पर ज्यादा आप ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से उनकी तैयारी करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, खंड का, खा, गा और घा। खंड का में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, खंड खा में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, खंड गा में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और खंड घा में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए 10 नंबर, ठीक है। गद्यांश तो अभी भी हैं आपके अपठित गद्यांश, है ना, तो पढ़िएगा। अरस्तु का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर, उचित व्यक्ति से, उचित मात्रा में, उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। क्या बात कही है उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर, उचित व्यक्ति से, उचित मात्रा में, उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। जब ये इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो सब कुछ उचित ही होगा। वास्तव में प्रत्येक प्राणी का संबंध एक एक क्षण से रहता है, किंतु व्यक्ति उसका महत्व ही नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे, लेकिन जो काम आपने कर दिया, जिस काम के लिए आप अभी तैयार हो गए, वही समय अच्छा है। समय अच्छा आएगा, हम जब करेंगे, जब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। आप तो बस कर्म के प्रति समर्पित हो जाइए। इस दुविधा और उधेड़ बुन में वे जीवन के अनेक अमूल्य क्षणों को खो देते हैं कि जब अच्छा समय आएगा तब काम करेंगे।
किसी व्यक्ति को बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़कर कभी नहीं मिलती है। समय उन्हीं के रथ के घोड़ों को हाँकता है। समझ में आया? समय उन्हीं के रथ के घोड़ों को हाँकता है जो भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान समझते हैं। तो भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना ये कर्महीन व्यक्तियों की पहचान है। और जो कर्मठ होते हैं वो हमेशा कर्म पथ पर चलते हैं। जो व्यक्ति श्रम और समय का पारखी होता है, लक्ष्मी भी उसी का वर्ण करती है। समय की कीमत ना पहचानने वाले समय बीत जाने पर सिर धुनते रह जाते हैं कि अब क्या करे, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। हम जब करेंगे, जब अच्छा समय आएगा। समय हमेशा अच्छा रहता है बशर्ते कि हम उसको अच्छे से उसका सदुपयोग करें। समय निरंतर गतिमान है, इसलिए हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय अनुसार काम भी करना चाहिए। सफल जीवन की यही कुंजी है। चलते हैं प्रश्न पर। जीवन के अमूल्य क्षणों को किस प्रकार के व्यक्ति खो देते हैं? देखिए बेटा, पहले उत्तर लिखे जाते थे, लेकिन अभी जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें विकल्प दिए जाएंगे कि जीवन के अमूल्य क्षणों को किस प्रकार से व्यक्ति खो देते हैं। 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो अब सही विकल्प भी इसमें मिल जाएगा। जो व्यक्ति है सोचते हैं कि जब अच्छा समय आएगा तब काम करेंगे, ऐसे अकर्मण्य आलसी लोग तथा जीवन में क्षण के महत्व को ना समझने वाले अमूल्य क्षणों को खो देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का यदि ऑप्शन या विकल्प आया तो आप उसको लिख कर आइएगा, तो आपका जवाब सही होगा। भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान क्यों कहा गया है? भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान इसलिए कहा गया है कि बिना हाथ पांव हिलाए दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। कहते हैं ना कि हम रोटी या खाना भी खाएंगे तो पहले हाथ से तोड़कर मुंह तक तो ले जाना पड़ेगा। जब हमारा पेट भरेगा, थाली सामने रहेगी और हम सोचेंगे मुंह में चला जाए खाना, क्या ये संभव है? नहीं। तो बिना हाथ पैर हिलाए हमें कर्म या फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। दार्शनिक अरस्तु के कथन का आशय लिखिए। दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, हर एक व्यक्ति के लिए उचित समय पर उचित मात्रा तथा उद्देश्य का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम उचित व्यक्ति से उचित समय पर उचित व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है? लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? जो व्यक्ति श्रम और समय का पारखी होता है उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती है। किसका? श्रम और समय का पारखी। जो व्यक्ति मेहनती होता है, जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है, लक्ष्मी भी उसी का वर्ण करती है, और यह बिल्कुल सत्य है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, समय व कर्म का महत्व। क्योंकि यहां पर समय और कर्म दोनों के महत्व की बात की जा रही है, तो उचित शीर्षक यही होगा। अब हम चलते हैं काव्यांश की ओर। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत घुटन है बंद घरों में, खुली हवा तो आने दो। बहुत घुटन है बंद घरों में, खुली हवा तो आने दो। संशय की खिड़कियां खोल, किरणों को मुस्काने दो। संशय मीन्स संदेह, शक, डाउट। ठीक है। संशय की खिड़कियां खोल, किरणों को मुस्काने दो। ऊंचे ऊंचे भवन उठ रहे पर आंगन का नाम नहीं। ऊंचे ऊंचे भवन उठ रहे पर आंगन का नाम नहीं। चमक दमक आपाधापी है पर जीवन का नाम नहीं। लौट न जाए सूर्य द्वार से, नया संदेशा लाने दो। हर मां अपना राम जो होती, कटता क्यों वनवास नहीं। मेहनत की सीता भी भूखी, रुकता क्यों उपवास नहीं। बाबा की सूनी आंखों में चुभता तिमिर भगाने दो, भागने दो। हर उदास राखी गुहारती, भाई का वह प्यार कहां। डरे डरे रिश्ते भी कहते, अपनों का संसार कहां। गुमसुम गलियों को मिलने दो, खुशबू तो बिखराने दो। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, कितना अच्छा कहा है कि इस आपाधापी भरी भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्तियों के बीच के रिश्ते जैसे
धूमिल से हो गए हैं, रिश्ते नाते दिखाई नहीं दे रहे, हर एक व्यक्ति भाग दौड़ में लगा हुआ है, ऊंची ऊंची मीनारें बन रही है, मीनारें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन घर का आंगन कहाँ है, जहां बहुत सारे बच्चे मिलकर खेलते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो सब कहाँ है। अब हम चलते हैं इनके प्रश्नों पर। ऊंचे ऊंचे भवन उठ रहे पर आंगन का नाम नहीं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अभी हमने कहा ना कि वो आंगन मतलब जहां बड़ी सी एक खुला सा एरिया हो, जहां आस पड़ोस के लोग आ गए, बैठे, अपने सुख की बातें कही, अपने दुख की बातें कही, आपसी भाईचारे, आपसी सौहार्द की बातें कही, है ना। तो कवि कह रहे हैं कि शहरों में गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। गगनचुंबी मतलब आकाश को छूने वाली इमारतें खड़ी हैं, लेकिन आपस में प्रेम, स्नेह, सौहार्द की भावना नहीं है। ऊंची इमारतें हैं लेकिन आंगन बिना प्रेम और स्नेह के सूने हैं। ऊंची ऊंची तो इमारतें हैं लेकिन आंगन कहाँ है, जिन आंगनों में सब आपस में बैठकर खिलखिलाते थे, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ वहां के बच्चे सब आकर एक आंगन में खेलते थे, वो कहाँ है, वो मुस्कुराते हुए कहाँ है। सूर्य द्वार से ही क्यों लौट जाएगा। जीवन की चमक दमक और आपाधापी देखकर कवि को लगता है कि सूर्य कहीं द्वार से ही ना लौट जाए, क्योंकि अब देखो द्वार से ही लौट जाना कि सब फ्लैट्स में कैद हो गए और सब अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं। बंद दरवाजे में सूरज कैसे आएगा, रोशनी कैसे आएगी, किरणें कैसे आएंगी। तो एक तरफ कवि ये भी कहना चाहते हैं कि पहले खुले खुले से घर रहा करते थे, आंगन रहा करता था, तो सूरज भी आता था घर में, लेकिन अब कहां से आएगा। लगता है सूरज को भी लौटना पड़ेगा, क्योंकि आपादापी और भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा है। आज रिश्तों के डरे डरे होने का कारण आप क्या मानते हैं, क्यों रिश्ते डरे डरे से हैं। आज रिश्तों में प्यार और अपनापन नहीं रह गया है। यही कारण कवि को रिश्तों के डरे डरे होने का लगता है, क्योंकि सिर्फ नाम है कि हाँ भाई ये रिश्ता वो है, वो रिश्ता ये है, लेकिन रिश्तों में भी आत्मीयता का अभाव है, रिश्तों में भी अपनेपन की कमी है, सब अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। रिश्ते तो जैसे डरे डरे से रहने लगे हैं। तिमिर शब्द का अर्थ, तिमिर मतलब होता है अंधकार या अंधेरा, तो याद रखिएगा तिमिर मतलब अंधकार, अंधेरा। कवि ने क्या संदेश दिया है। कवि ने संदेश दिया है कि आज हम ऊंचे ऊंचे भवनों में रहकर प्यार, प्रेम, स्नेह और अपमान खो बैठे हैं। हमें आपस में स्नेह प्रेम जगाना होगा, आपसी भाईचारे की भावना को जागृत करना होगा और मिलजुल कर हमें रहना होगा, लेकिन वो सब कहाँ है। अब एक और है कविता अथवा, ठीक है, इसी तरह से काव्यांश में अथवा कविता आएगी, लेकिन यहां पर हम आपको दोनों का अर्थ बताएंगे, वहां आपको सिर्फ एक करनी है। मेरा मांझी मुझसे कहता रहता था, बिना बात तुम नहीं किसी से टकराना, पर जो बार बार बाधा बन के आए उनके सिर को वहीं कुचल कर बढ़ जाना। जानबूझकर जो मेरे पथ में आती है भवसागर की चलती फिरती चट्टाने, मैं इनसे जितना ही बचकर चलता हूं उतनी ही मिलती हैं ये ग्रीवा ताने। रख अपनी पतवार कुदाली को लेकर तब मैं इनका उन्नत भाल झुकाता हूं, राह बनाकर नाव चढ़ाए जाता हूं, जीवन की नैया का चतुर खिवैया मैं भवसागर में नाव बढ़ाए जाता हूं। भवसागर, यहाँ भवसागर मीन्स भावनाओं का सागर, मीन्स हमारे जो रिश्ते नाते हैं, कुछ किसी भी तरह से कौन किससे जुड़ा हुआ है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, लेकिन हाँ संबंध, स्नेह और आत्मीयता की भावना भी आज है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ। राह में आने वाली बाधाओं के साथ कवि कैसा व्यवहार करते हैं, तो कवि बाधाओं का सिर कुचलकर मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी बाधा आएगी, कोई भी मुश्किल आएगी, उसका सिर कुचलकर आगे बढ़ना है, उस बाधा से घबरा कर पीछे नहीं भागना है। ठीक है, कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है, स्पष्ट कीजिए। कवि बाधाओं से ना घबराने की प्रेरणा दे रहा है। कवि कहता है कि जितना ही हम बाधाओं से दूर भागते हैं ये हमारा पीछा करती हैं, इसलिए निडर होकर हमें बाधाओं का सामना करना चाहिए। जितना हम
अपने डर से भागते हैं उतना ही डर हमें डराता है। यदि हम डट कर डर का सामना कर लेंगे तो डर भी हमसे डर कर भाग जाएगा। इसलिए बाधाओं से, मुश्किलों से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है तो बाधाएं भी दूर भाग जाएंगी। कवि ने अपना मांझी किसे कहा है? मांझी मार्गदर्शक, जैसे नाव चलाते हैं जो मांझी, उनको कहा जाता है, और जो हमें किनारे तक ले जाता है। तो ऐसे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, ठीक है। उन्नत भाल का क्या आशय है? बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाएं, कितनी भी बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाएं कि अब हम क्या करें, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, वहां भी बहुत कुछ हो सकता है। वो बाधाएं भी हम पार कर सकते हैं बशर्ते कि हम अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को, अपने भरोसे को जीवित रखेंगे तो वो बाधाएं भी हम पार कर लेंगे। जीवन की नैया का चतुर खिवैया किसे कहा गया है? कवि स्वयं को जीवन की नैया का चतुर खिवैया कहता है कि ये जो जीवन रूपी नाव है ना, इसमें जितनी चतुराई से हम काम लेंगे, जितनी बुद्धि से हम काम लेंगे, जितनी विनम्रता से, शालीनता से हम काम लेंगे, उतने ही आसान तरीके से हम इस जीवन रूपी नाव को पार कर जाएंगे। अर्थात हमारा जो जीवन है उसकी नैया को हम स्वयं ही पार लगा पाएंगे हमारे कर्म के माध्यम से। ठीक है, यही बताए। निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। अब यहां पर दिया है वाक्य जो कि हमने देख लिए हैं, ये सरल, संयुक्त और मिश्र, जो कि अभी आपके सिलेबस में भी शामिल है। वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनिए। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के साथ ही फादर के शब्दों से झरती शांति भी याद आ रही है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के साथ, तो अब यहां पर आ जाएगा मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, ठीक है, और साथ ही फादर के शब्दों से झरती शांति भी याद आ रही। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो और पहले से लगा है, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु, तो यहां पर इस तरह से लगा है बेटा कि पत्नी और पुत्र के बीच में और लगा है, तो वो संयुक्त वाक्य में नहीं है। जैसे यदि हम कहें कि मुझे अपनी पत्नी, तो क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं है ना। या फिर मुझे अपने पुत्र की, नहीं है, इसलिए यहां पर ये आ जाएगा संयुक्त वाक्य में कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और साथ ही फादर के शब्दों से झरती शांति भी याद आ रही है। रात हुई और आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। सरल वाक्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे? रात होने पर आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। ठीक है। मां ने कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। उपवाक्य भेद है आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये आश्रित ही तो है। ठीक। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली। मिश्र वाक्य में बदलिए। पान वाले के लिए जो बात मजेदार थी वह हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली थी। जो, तो एक दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं चार वाक्यों को निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन भी तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी, एक कर्ता एक क्रिया होगी। इसमें और मतलब इसमें ना तो द्वारा का प्रयोग होगा ना से का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य की ओर चले हम तो कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है और सकर्मक क्रिया होती है। चले हम भाववाच्य की ओर तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कहा है हालदार साहब ने पान खाया, तो अब बदलना है हमको कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में हमें क्या करना था बताइए? द्वारा का प्रयोग। तो हालदार साहब के द्वारा पान खाया गया। समझ में आया? समझ में आया? यस, ये याद रखिएगा आप। अगला है दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं। भाववाच्य में बदलना है, तो दादाजी के द्वारा प्रतिदिन पार्क में टहला जाता है। अब आप सोचेंगे मैडम ये भाव में कहा हुआ? आपने तो कहा था कि द्वारा कर्मवाच्य में लगता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 99% ये लगता है कर्मवाच्य में और
जब कभी 1% या 1% लग जाता है भाव में, जिस तरह से हम वाक्य का निर्माण करेंगे। अभी हम क्या कहेंगे, दादाजी से प्रतिदिन पार्क में टहला जाता है, वो सही वाक्य लग रहा है, या दादाजी द्वारा प्रतिदिन पार्क में टहला जाता है वो सही लग रहा है। तो दादाजी द्वारा भी लिख सकते हैं। जैसे कर्मवाच्य में भी तो हम कभी कभी से, जैसे माँ खाना बना रही है, कर्मवाच्य में बदलना है तो हम लिख सकते हैं कि माँ से खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी कर्मवाच्य होगा, चाहे हम माँ के द्वारा लिख दें चाहे माँ से, लेकिन क्रिया तो हो रही है ना, अलग से उसका मतलब आउटकम तो मिल रहा है ना हमें, इसलिए कर्मवाच्य है। ठीक है, गांधी जी द्वारा विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया, कर्तृवाच्य में बदलना है। गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, ना द्वारा है ना से है, सिंपल सेंटेंस। पान कहीं आगे खा लेंगे, कर्मवाच्य में बदलिए। हाँ ओके, अब देखो, अब हमने कहा था ना कि कभी कभी, अभी मैंने कहा था माँ का जो एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, उसमें लिखा था ना कि कहीं कहीं से का प्रयोग, तो पान कहीं आगे से खा लेंगे, इतना ही है, बस इसमें सिर्फ से लगाया जाएगा और ये कर्मवाच्य हो जाएगा। खिलाड़ी दौड़ नहीं सका, अब भाववाच्य, भाववाच्य में भाव प्रदान होते हैं, जो सिर्फ पर्सन के भाव, इमोशंस, तो खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया, खिलाड़ी दौड़ नहीं सका, खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया, भाववाच्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय किसे कहते हैं? पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। और उसमें क्या लिखा जाता है? अरे भाई, उसमें तो अब तक जितनी भी आपने विगत कक्षाओं में व्याकरण पढ़ी, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, लिंग, वचन, कारक, सब कुछ आ जाता है पद परिचय में, क्योंकि पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। जैसे देखो, सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई है। अब यहां पर आ जाता है कि रेखांकित, समझ रहे हो? रेखांकित मीन्स अंडरलाइन, जो होगा उसी पद का हमें देना है परिचय। अब यहां पर पद किसे कहते हैं ये भी समझ लो। कोई भी शब्द, कोई भी शब्द, शब्द किसे कहते हैं? जो वर्णों से बनता है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। तो जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है तो वही शब्द पद बन जाता है। यदि कोई अलग अलग लिखा है, जैसे पेन, चश्मा, विद्यालय, रसोई घर, तो ये शब्द हैं, लेकिन यही यदि वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे तो इनको पद कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई है। अब हमें यह बताना है कि विद्यालय क्या है। हम सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? संज्ञा से। हमें देखना यह है कि क्या यह संज्ञा है विद्यालय? हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब ये संज्ञा है। ठीक है भाई, अब संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। कैसे? जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां किसी जाति का, विद्यालय कौन कौन सी, क्या और भी किसी नाम तो नहीं दिया है ना, विद्यालय सिर्फ दिया है। और यदि किसी विद्यालय का पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता, नाम नहीं दिया है इसलिए जातिवाचक में है। एक वचन है, पुल्लिंग है, अपदान है, अपदान कारक। ठीक है, विद्यालय की बात यहां पर कर रहे हैं इसलिए यहां पर पुल्लिंग लिखा है, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, सुरभि विद्यालय से, तो विद्यालय का हमें पद परिचय देना है। संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अपदान कारक है। अपदान कारक क्या? से की विभक्ति, से अपदान में अलग होने के लिए प्रयोग होता है। तो विद्यालय से आ गई मतलब विद्यालय से घर आ गई तो विद्यालय से अलग हो गई। ठीक है, उसने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। अब उसने, तो हम कहेंगे ध्यानपूर्वक। कैसे सुनी? और जहां पर कैसे प्रश्न होता है वहां रीतिवाचक होता है। ठीक है, रीति, विधि। ठीक, तो रीतिवाचक आ जाएगा, क्रिया विशेषण आ जाएगा, सुनना आ जाएगा, क्रिया की विशेषता। सिंपल। और एक बात बता दूं, जैसे कि यहां पर तो लिखना था तो विद्यार्थियों ने लिखा होगा, अब आपके लिए लिखने को नहीं आएगा। आपको पद परिचय तो आने वाले हैं, लेकिन आएंगे 4 विकल्प, कुछ भी, किसी में कुछ एक कम हो जाएगा, किसी में कुछ भी आ जाएगा, किसी में एक अधिक हो जाएगा। जो भी व्याकरण के शब्द हैं वो किसी में कम या किसी में ज्यादा, किसी में सटीक। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी विकल्पों को पढ़ना है
और सही विकल्प का चयन करके लिखना भी है। सिर्फ ऐसा मत कराना कि उत्तर आपको लग रहा है का, बस अकेला लिखाओ, नहीं, का में जो भी लिखा होगा उसको भी आपको लिख कर आना है बेटा। इसलिए मैं कहती हूं कि समय का उपयोग स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही बहुत अच्छे से कीजिएगा, अपनी स्पीड को बहुत अच्छे से रखिएगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे लिखे जा रहे हैं और पता चलो अरे बाप रे आधा घंटा हम लिखे जा रहे हैं, ऐसे कि राइटिंग की समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से आपको अपना पेपर या अपनी परीक्षा देनी है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने संज्ञा है? नहीं है। सर्वनाम है। अब मैं, तुम, वे, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। वे क्या है? अन्य पुरुष। तो ये क्या है? तुम। तो सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। अब एक वचन ही है, बस ये हो गया इसका पद परिचय। क्लियर हुआ? वहां 10 छात्र बैठे हैं, 10। ठीक है। विशेषण है तो कौन सा? निश्चित संख्यावाचक है क्योंकि 10 गिनती दी है। पुल्लिंग भी है और बहुवचन है क्योंकि 10 है। ठीक है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। अब बिना क्या है भैया? क्या बिना किसी के बीच में संबंध जता रहा है? बिल्कुल जता रहा है, तो ये संबंध बोधक हो जाएगा। अव्यय है, परिश्रम के साथ संबंध बता रहा है, बस। अब मैं आपको बता दूं, बार बार मैं आपसे यही कह रही हूं कि यहां लिखने के लिए जब आया था ना, तो विद्यार्थी ने जो लिखा सोच समझ के लिखा, लेकिन आपके सामने तो 4 ऑप्शंस आएंगे और वो ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि बहुत भ्रमित कर देंगे। उनको भ्रमित होने से आप अपने आप को बचाना है, उनसे भ्रमित होने से। तो वो कैसे बचाओगे? बहुत ध्यानपूर्वक पहले देखना कि किस तरह से हम चुने। 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखना। इसमें अच्छा, किसी में स्त्रीलिंग दिया है और सामने रेखांकित पद पुल्लिंग है, तो पहले उसको अपने दिमाग में कट कर देना। क्वेश्चन पेपर पर कोई भी मार्क नहीं करना, पेन से, पेंसिल से कुछ भी टिक मार्क नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस से संबंधित है। हाँ, अभी आपके रस सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इनको बहुत जल्दी में बताने वाली हूं। लेकिन मैं एक और बात कहने वाली हूं कि काव्य सौंदर्य, कविता का आशय स्पष्ट, पंक्तियां करने को आ जाती हैं आपको। तो यदि वहां आप लिख दोगे ना कि इसमें ये रस है, आपको थोड़ा सा मतलब ज्ञान तो होना चाहिए कि रस क्या है। रस हमारे भाव हैं, मनुष्य के अंदर जो भी भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको ही रस कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है और मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के हैं। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस और नवा रस है शांत रस। ठीक है। भयानक रस का एक उदाहरण लिखिए। तो अब एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीछी पर मूर्छा खाए, डर वाला रस। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचाने। तनक भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। अलग दिख रहा है कि भाई ये वीर रस का ही उदाहरण है। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, घिन करना, ये विभत रस का स्थायी भाव है। शांत, निर्वेद, नवा रस, निर्वेद। किस रस को रसराज कहा जाता है? सबसे प्रथम जो रस है श्रृंगार रस, उसी को रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। अब चलते हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी भी शामिल है। क्या आपको समझ में आया कौन से चैप्टर है? चलिए पढ़ देती हूं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी मां। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा मां के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। अब इसमें जो भी शब्द आए हैं प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है। जैसे सहिष्णुता है तो इसका अर्थ होता है सहनशीलता। ठीक है, पता चला। एक कहानी यह भी लिखा है मनु भंडारी जी ने। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखते हैं प्रश्न। मां की उपमा धरती से क्यों की गई है?
बताइए लेखिका मन्नू भंडारी जी ने क्या कहा। तो लेखिका मन्नू भंडारी की मां के अंदर धरती से भी अधिक धैर्य और सहन शक्ति थी। कोई भी कुछ भी कहता, बच्चों की जिद को वो ऐसे ही समझ लेती थी, पति की डांट फटकार को भी वो ग्रहण करती थी, कभी भी उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। पिताजी हर ज्यादती को अपना प्राप्य समझती थी और बच्चों की हर अनुचित फरमाइश को, जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार भी करती थी। इसलिए उनकी उपमा धरती से की गई है कि ये तो कुछ भी नहीं करती। और लेखिका ने साफ साफ कहा है कि इसीलिए मैं कभी भी अपनी मां को अपना आदर्श नहीं बना पाई। लेखिका को मां का कौन सा रूप अच्छा नहीं लगता था और क्यों? देखिए, लेखिका को अपनी मां का निहायत मजबूरी में लिप्त त्याग और सहन शक्ति वाला रूप, बच्चों की उचित अनुचित जिद पूरी करना, पिताजी की ज्यादती स्वीकार करना, अपने बारे में कुछ ना सोचना, ये सभी बातें, इस तरह का त्याग लेखिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि लेखिका के लिए यह रूप मां का आदर्श रूप नहीं है, क्योंकि लेखिका स्वच्छंद विचारों की और आजाद ख्यालों की थी। हर व्यक्ति को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कला में वह विश्वास रखती थी। और ऐसा नहीं है कि भाई हम निर्जीव हैं, जो जिसकी मर्जी आई जैसा बोल गया, जो कह दिया कर दिया और हम चुपचाप सहे जाएं। तो ये इसलिए उन्होंने यही कहा है कि भाई इस तरह का रूप वो नहीं चाहती। लेखिका और उसके भाई बहनों की सहानुभूति किसके साथ थी? सहानुभूति तो बिल्कुल मां के साथ ही थी, क्योंकि पिताजी का जो स्वभाव था वो तेज था और उनसे जो रईसी छिन गई थी उसके बाद तो उनके पिताजी और भी अधिक चिड़चिड़े भी हो गए थे। लेखिका और भाई बहनों की सहानुभूति अपने मां के साथ ही थी। हमेशा अपने जो कि अरे यार बेचारी मां ऐसी है, मां कैसी है, लेकिन मां ने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। ये लेखिका को अच्छा नहीं लगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है, जिसमें बाल गोविंद भगत की एक नियमित दिनचर्या की बात की गई है, चर्चा की गई है कि उनकी नियमित दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, हमेशा सूर्योदय से पहले उठना है, पोखर पर स्नान करने जाना है, भक्ति भजन गाना है, गंगा परिक्रमा के भी लिए निकल जाते थे वो, चाहे कुछ भी हो, पैदल पद यात्रा करते हुए। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी साधु का प्रतिनिधित्व करते थे। साधु थे, सन्यासी कह सकते हैं, लेकिन गृहस्थ साधु थे, खेती बाड़ी भी करते थे। उनका एक पुत्र भी था, पुत्र वधू भी थी। सामाजिक रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं रखते थे। कबीर दास जी को अपना परमात्मा या साहिब मानते थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उनके गीत गाते और जो कुछ भी खेत में उपजता उसको सबसे पहले कबीर के मठ में रख देते थे और वहां से जो भी प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच मतभेद के 2 कारण लिखिए। अब यदि हमने पाठ पढ़ा है ऑफ कोर्स, तो हम कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी जी की अपने पिताजी के साथ वैचारिक टकराहट तो बचपन से ही रही। क्यों? क्योंकि मन्नू भंडारी जी के पिताजी की एक कमजोरी था गोरा रंग, और उनकी बड़ी बहन थी सुशीला जो हंसमुख थी, गोरे रंग की थी। और मन्नू भंडारी जी ने यहाँ स्वयं के बारे में क्या बताया कि मैं तो दुबली पतली सी थी, काली सी थी, मरियल सी थी, बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। तो हर बात पर पिताजी मेरी तुलना दीदी से करते थे, देखो उसको कितने अच्छे से रहती है, ये करती है, वो करती। तो मन्नू भंडारी जी के मन में हीन भावना आ गई, खुद को कुछ ना समझने की, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इस तरह की भावना आ गई। विचारों की टकराहट जो थी ना, वो बचपन से ही थी उनकी पिताजी के साथ, विचार मेल नहीं खाते थे। मन्नू भंडारी के पिता चाहते थे कि वह घर में होने वाले राजनीतिक पार्टियों के लोगों के विचार सुने, जाने समझें कि देश में क्या कुछ हो रहा है। यही पिताजी के द्वारा दी गई आजादी की सीमा थी। वह क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के थे, लेकिन मन्नू की आजादी की सीमा 4 दीवारी से बाहर निकलकर आजादी के आंदोलन में भाग लेना था, जबकि ये उनके पिताजी को कतई बर्दाश्त नहीं था। लेकिन अभी और बताती हूँ। इसी कारण अपने पिता के साथ मन्नू की वैचारिक टकराहट थी, क्योंकि दोनों के विचारों में विपरीत सोच थी। वे क्या चाहते थे कि जो भी घर में बातें चल रही हैं, जो भी गोष्ठियां हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें मन्नू ध्यान दे
और वहां से बस बात समझ जाए कि क्या हो रहा है। लेकिन मन्नू स्वतंत्र और स्वच्छंद विचारों की थी। उस समय 1946-47 की बात की गई है, जब आजादी का चरम उत्कर्ष होने वाला था, जब हर एक भारतीय के मन में आजादी की चिंगारी की लौ जाग चुकी थी। और मन्नू भंडारी जी जब बोलती थी ना, तो भीड़ अपने आप उनके पीछे हो जाती थी। दूसरा, मन्नू स्वच्छंद ख्यालों वाली थी और पिता शक्ति स्वभाव के थे। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं कि पिताजी चाहते थे कि वो घर में बैठकर गोष्ठियों के बारे में सुने, विचार जाने, समझे कि क्या कुछ हो रहा है। और मन्नू जी ये सोचते कि सिर्फ जानने से क्या होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई जो हो रहा है उसे परिवर्तित भी तो हमें करना चाहिए। हम देश के नागरिक हैं तो हमें आगे बढ़कर कुछ ना कुछ तो अपने देश के लिए करना चाहिए। तो वो घर से बाहर जाकर नारे लगाती, देशभक्ति की भावना जागृत करती और चौराहों पर जाकर भाषण भी देती थी। एक बार आपको याद है ना, पाठ पढ़ा है आपने कि उनके मित्र आए, क्या भंडारी तुम तो घर में रहते हो, अरे जरा जाओ, तुम्हारी बेटी कहाँ कहाँ लड़कों के साथ सड़कें नापती फिरती है। एक आए बड़े ही दखी अनूसी मित्र जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, और दूसरे मित्र है डॉक्टर अंबालाल, शायद यही नाम है उनका। वो आते हैं उसी बात को कि भंडारी तुम भी क्या घर में रहते हो, यू हैव मिस्ड समथिंग, ऐसा ही लिखा है उसमें। मन्नू को देखो जरा, कितने अच्छे से बेहतरीन तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक भाषण देती है, लोग उसकी बातों का पालन करते हैं। एक बात कहती है और सब लोग, पूरी भीड़ एकत्रित हो जाती है। तब पिताजी को समझ में आया कि हाँ भाई, मेरी बेटी आजाद ख्यालों की, और फिर उनका गुस्सा जो था वो गर्व में महसूस, मतलब परिवर्तित होने लगा। ठीक है, कैप्टन कौन था? वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? कैप्टन क्या कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही था या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मित्र? नहीं, कैप्टन तो था बेचारा एक लंगड़ा जो चश्मे बेचता था, और वो भी फेरी लगाकर बेचता था। उसकी कोई अपनी दुकान नहीं थी। कैप्टन चश्मे बेचने वाला दुबला पतला मरियल सा आदमी था। वह इतना बड़ा देशभक्त था कि रोज अपनी फेरी में से नया चश्मा नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति पर लगा दिया करता था। उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाने के लिए लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे, लेकिन उसमें जो देशभक्ति की भावना थी, संभवतः क्या सही है, बहुत अच्छे से कहा है स्वयं प्रकाश जी ने, जो लेखक हैं, कि एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना कौन सी अच्छी बात है। यदि वही बात हो जाती है ना कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। तो हमें आपस में प्रेम करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो प्रेम कर रहा है, जो अपने देशभक्ति प्रकट कर रहा है, उसका मजाक उड़ाया जाए। लेकिन लोग ऐसे होते हैं कि कोई कार्य यदि अच्छा करता है ना, तो उस पर ताने कसते हैं कि अरे वाह, तू तो बड़ा देशभक्त बन रहा है, तू तो बड़ा ये बन रहा है। तो यदि उन बातों पर ध्यान ना दिया जाए तो हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो भाई कहते रहते हैं, यही उनका काम है। फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी? ये चैप्टर आपके अभी सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। वे हिंदी बालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी हो जाते थे कि वहीं रहते हो और वहीं की निंदा करते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मतलब तुम्हारे मन में तो क्या नहीं है, तुम्हारे मन में ईमानदारी का भाव नहीं है, तुम्हारे मन में वफादारी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, तो फिर क्या मतलब कि हम जहां रह रहे हैं वहीं की निंदा करें? ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। यदि निंदा ही करनी है तो चले जाओ यहां से, लेकिन यदि रहना है तो किसी को निंदा करते हुए भी नहीं सुनना है। वो होती है सच्ची भक्ति, कर्म के प्रति भी और अपने कर्म भूमि या जन्मभूमि के प्रति भी। अगला प्रश्न है, खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषज्ञता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अब नवाब साहब खीरा काट रहे थे, लग तो ऐसा रहा था जैसे खीरा काट नहीं रहे थे, हीरा तराश रहे थे। लेखक ने भी यही कहा कि भाई इतने एहतियात से खीरा काटे, और कहा कि किबला शौक फरमाएंगे। लेखक ने मना कर दिया। ओहो, फिर तो नवाब साहब को ऐसा लगा कि एक साधारण से व्यक्ति ने मुझ नवाब से मना किया। उन्होंने भी खीरे नहीं खाए और करके एक एक करके खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये बातें उनके घमंडी स्वभाव की ओर इंगित करती हैं, इशारा करती हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि नवाब साहब ने पहले खीरे को धोया, पोंछा, सुखाया और फिर तौलिए से साफ किया। सारी प्रक्रिया बताई है, प्रोसेस बताई है। तत्पश्चात खीरे की फांकों को काटा
और नमक लगाकर लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इतने इत्मीनान से खीरों को सूंघ कर बिना खाए ही रसास्वादन करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न तो ये जरूर आएगा कि भाई क्यों फेंक दिया, एक ना एक प्रश्न तो पक्का आएगा, तो ध्यान से इस चैप्टर को समझ लीजिएगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। यस, आ गए हैं हमारे राम लक्ष्मण परशुराम जी संवाद से तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयां। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कुछ राग से पढ़ सकते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। अब यहाँ पर यही बताया कि जैसे ही श्री राम के द्वारा शिव धनुष भंग हुआ, परशुराम जी उसकी आवाज, उसकी टंकार सुनकर आते हैं क्रोधित होकर और पूछते हैं कि किसने धनुष तोड़ा। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं महादेव, मतलब गुरुदेव, महर्षि। लखन ने कहा ये हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। काशति लाभ जून धनु तोरे, रे देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर भला किसी का क्या लाभ या हानि हो सकता है। ये तो भैया श्री राम के देखते ही टूट गया, छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषी, श्री राम का, मेरे भैया का कोई दोष नहीं है। रेसठ सुने शुभ मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। अकारण आप रोष किए जा रहे हैं, अकारण आप क्रोध किए जा रहे हैं। रोष मतलब क्रोध। बोले चिते परश की ओर, रेसठ सुने सुभाव न मोरे। फर्श की ओर देखकर, परशु की ओर देखकर बोले, बालक, उद्दंड बालक, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। बोले चिते परश की ओर, रेसठ सुने स्वभाव न मेरा। बालक की बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने हुए। तू बालक है, अभी कुछ नहीं जानता। ये जो मुनि जन बैठे ना, पूछ इनसे मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं वही हूं, ऋषिजम अग्निपुत्र परशुराम, जिसने इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दी थी, राजाओं रहित कर दी थी। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बाल महादेव न दीनी। मैंने कई बार इस भूमि को राजाओं रहित किया है और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परश विलोक महेश कुमारा। ये जो मेरा फरसा है ना, कुठार, इसने सहस्त्र बाहु, जिसकी हजार हजार भुजाएं थी, उनका भी खंडन कर दिया है। तो इस फरसे से डर और अपने आप के जो व्यंग वचन है उनमें विराम लगा। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रुद्ध होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। हमने तो बहुत सी धनुषियां तोड़ी हैं। परशुराम के क्रुद्ध होने पर लक्ष्मण ने कहा कि मुनि, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। श्री रामचंद्र ने तो इसे नया धनुष समझा था, किंतु वह तो पुराना था और छूते ही टूट गया। श्री रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है, आप तो व्यर्थ में इतना क्रोध कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि अपनी प्रशंसा करते हुए बोले कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को जीत लिया और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में भी दे दिया। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा। परशुराम के बारे में कौन सी बात विश्व प्रसिद्ध थी? हाँ, परशुराम अत्यंत क्रोधी और पितृभक्त थे। पूरा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल द्रोही के रूप में जानता था कि क्षत्रिय कुल के कितने बड़े शत्रु हैं। ठीक है, क्योंकि जो सहस्त्रबाहु था वो राजा, जिसका मतलब माता पिता का वध कर दिया था, कामधेनु गाय जिसका कारण थी, ये उसके कारण बहुत ही क्षत्रियों से घृणा करते थे और बिल्कुल निश्चय कर लिया था कि अब ये भूमि में कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। 2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहकर भी जल के प्रभाव में नहीं आता।
पूर्ण पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी। तुम तेल के समान और कृष्ण जल के समान है जो तेल पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। ठीक है, गोपियां स्वयं को चींटी और कृष्ण को गुड़ के समान मानती हैं। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को पंजों में दबाकर रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखा है, हमारे हृदय में है और जिसको कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। कविता है, ये सब आपके सिलेबस में अभी भी है। उत्साह, निराला जी की कविता। उत्साह कविता में कवि बादल गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल से कवि की अन्य अपेक्षाएं क्या है? कवि ये भी तो कह सकते थे कि भाई थोड़ी सी रिमझिम सी बरसात कर दो, लेकिन गरजने के लिए क्यों कहा? गरजना किस चीज का प्रतीक है? गरजना है परिवर्तन का, गरजना है क्रांति का प्रतीक। ठीक है, कवि निराला जी एक क्रांतिकारी कवि हैं। वे लोगों में उत्साह बढ़ाकर क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाने की बात कहते हैं। साथ ही प्यासे, शोषित, पीड़ित जन की आकांक्षाएं पूरी करने की बात करते हैं। कवि का मानना है कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कोमलता नहीं, कठोरता की आवश्यकता होती है। इसीलिए कवि बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने का आह्वान करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। कहा था ना उन्होंने, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, जो पल भर में अपना रूप बदल देते हैं। तो उनसे कहा था कि गरजो। जैसे क्रांतिकारी जब समाज में परिवर्तन लाते हैं तो वो नारे के साथ आते, हर हर महादेव या जय भवानी, ताकि जो भी शोषित जन है, जो भी पीड़ित जन है, उनके मन में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाए कि चलो भाई कोई तो है जो हमारी रक्षा के लिए आया है, तो उनमें जीने की इच्छा जागृत हो। ठीक उसी तरह से जब पूरी धरती तप रही है, सूरज जैसे आग के गोले बरसा रहा है, उस समय सब कुछ जैसे जलकर प्यासे हैं, सूख रहे हैं, मतलब बहुत बुरी हालत थी स्थिति की। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। तो यहां पर तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है, स्पष्ट करते हुए बताइए। कविता क्या संदेश देती है? तो छाया मत छूना अभी जो आपकी परीक्षा होने वाली है, हाँ 2023 की मैं बात कर रही हूँ अभी की, तो उसमें ये आपके पाठ या कविता आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम पढ़ते हैं कि छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग अतीत की स्मृतियों से है, विगत स्मृतियां, पुरानी यादें। कवि अतीत को छाया के रूप में चित्रित कर रहा है। कविता यह संदेश देती है कि यदि वर्तमान में हम अपने अतीत को याद करते हैं तो हमारा वर्तमान भी दुखी हो जाता है। अतः हमें अतीत को भूलकर आगे आने वाले भविष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। फसल, दंतुरित मुस्कान और फसल आपके सिलेबस में है। फसल कविता में हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, अपने शब्दों में लिखिए। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि परिश्रमी किसानों को सलाम करना चाहते हैं तथा परिश्रम का महत्व बताना चाहते हैं कि किसान तपती गर्मी, कड़कड़ाती तथा हाड़ कपाती ठंड तथा मूसलाधार वर्षा में भी दिन रात परिश्रम करते हुए खून पसीना एक करके फसल उगाने में लगे रहते हैं किसान। उन्हीं के हाथों के स्पर्श के कारण फसलें खेतों में लहलहाती, फलती, फूलती दिखाई देती हैं। कवि किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की सहायता करता है? कविता के आधार पर उसकी विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। संगतकार, जी हां सिलेबस में है। संगतकार का अर्थ यहां पर है सहयोगियों से, जो हर एक क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो, फिल्म जगत हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में सहयोगियों की आवश्यकता होती है। और इस कविता में मंगलेश डबराल जी ने संगीत के माध्यम से बताया है। तो संगतकार मुख्य गायक को हमेशा बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करता है। वह हमेशा मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसको बुलंदी पर पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर उसके प्रभाव को बढ़ाता है। जिस प्रकार क्रिकेट के मैदान में सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन श्रेय जो रहता है वो किसको जाता है? कैप्टन को। ठीक उसी प्रकार मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगतकार का हाथ होता है। संगतकार गायक के महत्व को बनाए रखता है और अपने आप को पीछे रखता है।
अब चलते हैं कृतिका पर। प्रश्न है 11वां। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। शिव पूजन सहाय जी का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ और उनके पिताजी क्या कहते थे उनसे, भोलानाथ। और उन्होंने जो लेखन किया उसमें उन्होंने अपना नाम दिया शिव पूजन। तो यहां पर 3 नाम हैं, शिव पूजन सहाय, तारकेश्वर नाथ और भोलानाथ। उनके पिताजी प्यार से उनको भोलानाथ कहकर बुलाते थे। पिताजी के साथ उनका बहुत अधिक लगाव था, बहुत अच्छे से उनकी गोद में खेलते थे। पिताजी भी उनके साथ जब वो खेलते थे ना, कहीं मिट्टी के खिलौनों से तो कहीं खेती खेती खेलते, कहीं गुड्डा गुड़ियों का विवाह रचाते, तो पिताजी भी उसमें शामिल होते थे। माता का अंचल ग्रामीण संस्कृति पर आधारित लेखक के बचपन का संस्मरण है। संस्मरण पता है ना क्या होता है? संस्मरण बनता है स्मृतियों से। स्मृति मीन्स यादें। संस्मरण बनता है स्मृतियों से और स्मृतियों की विश्वसनीयता किसी भी संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती है। तो यह है लेखक के बचपन का संस्मरण। उस समय के सामाजिक परिवेश में बच्चों का बचपन बहुत ही स्वच्छंद और आनंदमय था। पारिवारिक स्नेह तथा पिता पुत्र के प्रति अगाध प्रेम था। लेखक भोलानाथ ने उस समय का वर्णन किया है कि उनका अधिक समय पिता के साथ ही बीतता था। माता से तो सिर्फ दूध पीने तक का नाता था। सारा दिन भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेल तमाशे में लगे रहते थे। पिता भी उनकी हर गतिविधि में शामिल रहते। परंतु जब संकट आया तो भोलानाथ मां की शरण में जा छुपता। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि संकट के समय मां का आंचल ही उसके लिए सबसे सुरक्षित और महफूज स्थान है। बच्चों की शरारतों तथा धार्मिक वातावरण का वर्णन भी यहां पर किया है। ठीक है। अथवा जॉर्ज पंचम की नाक, ये चैप्टर है, अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है ये चैप्टर, फिर भी हम पढ़ते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है, आप इस बारे में क्या सोचते हो? तो यहां पर बताया है सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता की ओर। साथ ही साथ ये भी बताया है कि कैसे पैसे की बर्बादी की उन्होंने सिर्फ दिखावटी के लिए। विदेश की जो महारानी आ रही थी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी, उनके लिए इतना स्वागत और इतनी तैयारियां हुई और उस जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक लगाने में तो हद कर दी। सब एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार समझ चुका था कि ये कितने मतलब लालची हैं, या यूं कहें कि इनको कितनी अधिक आवश्यकता है। तो मूर्तिकार ने अपनी पैसे की जो उसके पास तंगी थी उसका फायदा उठाते हुए बहुत सारी बातें बताई कि ये नाक नहीं फिट हो रही, वो नाक फिट नहीं हो रही। स्वतंत्रता सेनानियों के स्टैच्यू थे, उनकी नाकों को टटोला। फिर बिहार सेक्रेटरिएट में जो बालक सन 1942 में जो शहीद हुए थे, उनकी नाकों को टटोला गया। लेकिन किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या शहीदों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं हुई। इससे क्या अर्थ है? इससे यही है कि हर भारतीय का सम्मान जॉर्ज पंचम से तो कहीं बढ़कर है। यह लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। फिर भी उसके लिए देखो क्या किया। उसकी लाट मतलब स्टैच्यू, मूर्ति की नाक टूट गई थी। बहुत ढूंढने पर किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक फिट ना हो सकी। सभी भारतीय जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दिए, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो, फिर बच्चा ही क्यों ना हो, उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्रों गुना ऊंची है, 1000 गुना इनका सम्मान बड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 200 से 250 शब्दों में निबंध। अभी आपके क्या है सिलेबस में? अनुच्छेद। टॉपिक्स ये आ सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर है कि महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। पहला बिंदु है जीवन शैली, दूसरा है कामकाजी महिलाओं की समस्या और तीसरा है सुरक्षा में कमियों के कारण और सुझाव। ठीक, पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग रीति रिवाज तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि यहाँ महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है।
भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का भी दर्जा दिया गया है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, बैंक हो, विद्यालय हो, खेल, पुलिस, रक्षा क्षेत्र, खुद का कारोबार हो या आसमान में उड़ने की अभिलाषा। हर क्षेत्र में महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, परंतु हाँ, हम कुछ सकारात्मक बिंदुओं को अनदेखा भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड कुछ भी कानून नहीं है। जो सही है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। एक महिला का अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, वह जब चाहे तब अपनी मर्जी से कहीं भी, कभी भी आ जा सकती है। लेकिन एक सवाल, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज ऐसा जमाना है जब जगह जगह इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं। वह भेड़िया आपके साथ में बैठा ऑफिस का कर्मचारी भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपके साथ बस या मेट्रो में बैठा कोई यात्री भी हो सकता है, आपका अपना कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर स्वयं आपका कोई अच्छा और विश्वास पात्र मित्र भी। क्योंकि कहीं ना कहीं नियत का ही सवाल है ये। किस वक्त कौन सा भेड़िया हमला बोल दे, इसकी क्या गारंटी है? स्वयं एक महिला होने के नाते मुझे यह बात कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। केवल ऐसा क्यों? आज तो घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या है? ऐसा क्यों है कि महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों नहीं समझते कि जिस महिला पर वो कुदृष्टि डालते हैं उसी महिला ने ही तो उन्हें जन्म दिया है। उनकी माँ, उनके घर में रहने वाली बहन, बेटी, वो भी तो महिला ही है। लेकिन यह बात आ जाती है पाश्विक प्रवृत्ति की। तो मनुष्य की सोच में जब नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तभी तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आखिर ऐसा क्यों? केवल मतलब महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज तो घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश का सबसे असुरक्षित शहर है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार छुट्टियों में घूमने फिरने या काम के लिए बाहर निकलने के लिहाज से दिल्ली को सबसे असुरक्षित महानगर माना गया है। मुंबई को महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से 34% सबसे सुरक्षित बताया गया, जबकि 12% मतों के साथ अहमदाबाद एवं बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। तो हम सभी को, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, हर एक को यह समझना होगा कि हम अपने कर्म के प्रति, जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, उनके मस्तिष्क पर कभी पाश्विक प्रवृत्ति प्रवेश नहीं कर पाती। तो हमें अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना है ताकि अन्य जो दुर्भावनाएं हमारे मस्तिष्क में प्रवेश ही ना करें। जब ऐसी भावनाएं हमारे मस्तिष्क में प्रवेश ही नहीं करेंगी तो सब तरफ बहुत अच्छा होगा। चलते हैं दूसरे विषय वस्तु की ओर। मित्र की परख संकट में। विपत कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत, अर्थात जो विपत्ति में साथ देते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। यूं तो जब एक भजन भी है कि श्री राम के साथ हजारों थे, जब वन में गए तब कोई नहीं। रावण के साथ ही हजारों थे, जब शीश कटे तब कोई नहीं। कहने का मतलब यही है कि भाई ये जीवन है और सुखी जब रहते हैं, हंसे खेल रहे हो, तब बहुत सारे मित्र अपने आप ही बन जाते हैं। लेकिन जब कोई दुखी होता है या किसी पर कोई संकट आ जाता है तब कोई साथ देता है तो वही सच्चा मित्र कहलाता है। और ऐसे मित्रों को हमें जीवन भर उनका भी हमें साथ देना चाहिए। भले दिनों के मित्र, बुरे दिनों के मित्र और मित्र की परख। मित्र की परख संकट में मित्र जीवन के लिए परामर्श आवश्यक है। बिना मित्र के हम मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सच्चा मित्र अर्थात जो विपत्ति में हमारा साथ दे, ऐसा मित्र बहुत मुश्किल से मिल पाता है। सच्चा मित्र जीवन के लिए औषधि के समान है, दवा के समान है। सच्चा मित्र मुसीबत में सबसे पहले काम आता है। वह कठिनाइयों के दिनों में भी साथ नहीं छोड़ता। रहीमदास जी ने कहा है, रही मन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोई,
विपदा का आना भी अपने आप में सही है, क्योंकि विपदा के समय ये तो पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन अपना ही पराया है। तो विपदा यदि आती है तो उसमें दुखी ना हो, उसी दुखी के समय, उस दुख की घड़ी में ही हमें ये पता चलता है कि कौन हमारा साथ दे रहा है और कौन हमें विपत्ति के समय छोड़कर जा रहा है। वे कहते हैं कि थोड़े दिनों का कष्ट अच्छा है, क्योंकि उस समय हम अपने असली मित्र को पहचान सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सुख के समय जब व्यक्ति के पास धन, समाज में मान, अच्छी नौकरी, सकुशल परिवार होता है तो उसके अनेक मित्र होते हैं, पर जैसे ही उसके पास धन का अभाव होता है या उसके बुरे दिन होते हैं, सभी मित्र जो सिर्फ नाम के मित्र थे उसे छोड़ देते हैं। चाणक्य जी का नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी ये कहा था कि जब आपके पास सुख, संपत्ति, ऐशो आराम होंगे तो बिल्कुल भौरे की तरह मंडराएंगे, सभी चींटियों की तरह, मधुमक्खियों की तरह। लेकिन यदि विपत्ति आ जाती है, उस समय जो साथ देता है वही सबसे अच्छा मित्र होता है। जैसे जब तक तालाब में पानी रहता है, अनेक मेंढक उसके पास मंडराते हैं और पानी सूखने पर तालाब को छोड़कर वो अन्य किसी जगह पर चले जाते हैं। एक अच्छा मित्र सही सलाह देता है और हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता भी है। वह सुख दुख का साथी होता है। सिर्फ सुख में साथ देने वाले व्यक्ति असली मित्र नहीं होते। सच्चा मित्र दुख में सहायता करता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए मुसीबत में ही मित्र की परख होती है, उसकी सही पहचान होती है। सच्चे मित्र आपके साथ बेवजह नाटकपन या बनावटीपन नहीं दिखाते। अगर आपका मित्र आपकी व्यक्तिगत गोपनीय बातें दूसरे लोगों से साझा करता है तो सच मानिए वह आपका मित्र नहीं है, वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। उसे तुरंत छोड़ देने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि एक सच्चा मित्र आपकी परेशानी या आपकी मुसीबतों के बारे में या आपकी जो गोपनीय बात है किसी दूसरे से या किसी अन्य से कदापि नहीं कहेगा। एक अच्छा दोस्त भावनात्मक रूप से बुद्धिमान भी होता है। वह आपको इसलिए नहीं ठुकराता क्योंकि लोग आपको अच्छा नहीं मानते या आपके बारे में आपके मित्रों को गलत राय देते हैं। बुरे समय में जब कोई आपके साथ नहीं होता तब भी सच्चा मित्र आपका साथ नहीं छोड़ता। जीवन में एक अच्छे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में आपका साथ दे। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है, जिसकी जरूरत हमें उम्र के हर पड़ाव में होती है। दोस्ती का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। मित्र राजदार भी होते हैं और दुख सुख के साथी भी। अतः सच्चा मित्र जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो जब भी हम मित्रों का चयन करें, आप लोगों से कह रही हूं मैं, मित्रता का चयन बड़े सोच समझकर कीजिए, बुद्धिमानी से कीजिए, क्योंकि मित्र ही है जो हमें अर्श तक ले जा सकता है, आसमान तक ले जा सकता है। ठीक है। और कोई यदि हमने किसी पर भी भरोसा कर लिया, किसी को भी समझ लिया कि भाई ये हमारा मित्र है, और कभी कभी आपने ये भी सुना होगा ना, ये आस्तीन का सांप होना, तो ऐसे में तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सच्चे मित्र का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। अब चलते हैं अगले विषय वस्तु की ओर। मेरी कल्पना का विद्यालय। मुझे कैसा विद्यालय चाहिए? विद्यालय में क्या है अनावश्यक, क्या क्या है आवश्यक? विद्यालय और परिवेश। आइए देखते हैं। घर के बाद विद्यालय हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर एक बच्चा घर के बाद विद्यालय जाता है और यूं कहा जाए कि विद्यालय में उसका जो समय बीतता है वो उसके जीवन के लिए बहुत ही अहम हिस्सा रहता है। विद्यालय में जिस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है वह उसके संपूर्ण जीवन पर पूरी तरह से लागू होती है। जैसा विद्यालय में उसने सीखा, उसका जीवन, संपूर्ण आगे आने वाला जीवन उसी पर निर्भर रहता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां लोग बहुत कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं। इसे ज्ञान का मंदिर भी कहा जाता है। अपने विद्यालय या पाठशाला में हम सब जीवन का सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं, जिसमें हम कई विषयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूल में हमारे अध्यापक गण अपना ज्ञान हमें प्रदान कर सफलता प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। विद्यालय का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा मिले। सबसे अहम जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है विद्यालय का, वो यही है कि हर एक विद्यार्थी को उत्तम शिक्षा मिले, वह एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बन सके, ताकि समाज में रहकर अपने अस्तित्व का निर्माण कर सके, अपने पैरों पर खड़े होकर
आसमान को छू सके, सफलता प्राप्त कर सके। हर एक विद्यालय का यही सोचना होता है। विद्यालय का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को उचित शिक्षा मिले। मेरी कल्पना का विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, रहन सहन, विज्ञान, कला के क्षेत्र में भी ज्ञान प्रदान किया जाए। सभी विषय के उच्च शिक्षित एवं जानकार शिक्षक विद्यालय में तैनात हों। विद्यालय में उपयुक्त पुस्तकालय हो जो इंटरनेट के माध्यम से विश्व से जुड़ा हो। अब भाई कल्पना के विद्यालय की बात की जा रही है, ऐसे विद्यालय हैं। परंपरागत शिक्षा प्रणाली के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग हो। विद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हुए चुनिंदा जानकार शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सके। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट्स आदि उपलब्ध हों। मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ कमजोर विद्यार्थियों पर भी शिक्षक पूरी तरह से ध्यान दें। अगर विद्यार्थी किसी कारणवश विद्यालय आने में असमर्थ हो तो वह इंटरनेट के माध्यम से भी अपने घर पर विद्यालय की कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित रह सके। इस प्रकार मेरी कल्पना का विद्यालय आज के युग से कदम मिलाकर चलाने वाला होना चाहिए। बहुत ही अच्छा है कल्पना का विद्यालय। मेरी कल्पना के विद्यालय में सर्वप्रथम समभाव होना चाहिए। समभाव मतलब समान भावना। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर विद्यार्थी स्वच्छंद रूप से बेहिचक प्रसन्नता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सके। मेरी कल्पना के विद्यालय में एक बहुत ही सुंदर पुस्तकालय होना बेहद आवश्यक है, जहां हर विषय और ज्ञान की पुस्तकों की भरमार हो, जहां विद्यार्थी खुश होकर स्वाध्याय कर सके, सेल्फ स्टडी भी कर सके। और विद्यालय ऐसा हो कि विद्यार्थी उत्सुकता पूर्वक विद्यालय आने के लिए कहे कि नहीं भाई मुझे तो विद्यालय जाना है। हमारा विद्यालय हमारी विद्या का मंदिर होता है। जिस तरह से भक्त लोगों के लिए मंदिर और पूजा स्थल पवित्र स्थान होता है, उसी तरह से एक विद्यार्थी के लिए उसका अपना विद्यालय एक पवित्र स्थल होता है। इस पवित्र मंदिर के भगवान हैं हमारे गुरुजन, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जलाते हैं। अतः मेरी कल्पना का विद्यालय ज्ञान, विज्ञान और स्वस्थ स्वच्छ वातावरण का तथा शांति, एकता, सौहार्द और प्रेम का पवित्र मंदिर होना चाहिए, जो छात्रों के उज्जवल भविष्य और उन्नत दिशा में आगे बढ़ाए, भविष्य को उज्जवल करे और उन्नत दिशा में आगे बढ़ाए। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न पर, जो कि है पत्र लेखन। ठीक है, आपके क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है। पत्र तो टॉपिक सेम आ सकते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, आपको पता ही है। औपचारिक पत्र अर्थात जो दफ्तर संबंधी ऑफिशियल लेटर्स जिनको कहते हैं, जिनके अंतर्गत हमारी विद्यालय के प्राचार्य महोदय भी हो सकते हैं, नगर निगम परिवहन के मंत्री भी हो सकते हैं, संपादक भी हो सकते हैं, समाचार पत्र के एडिटर भी हो सकते हैं। मतलब जो ऑफिस या जो भी कार्यालय या जो भी दफ्तर मतलब ऑफिस कार्यालय, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी पत्र आते हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आएंगे, जिनमें हमें बहुत सारी औपचारिकताएं निभानी होती है। ठीक है, फॉर्मल लेटर इनको अंग्रेजी में कहते हैं, और इनमें विषय लिखना कंपलसरी होता है। उसी के विपरीत यदि हम चले अनौपचारिक पत्र की ओर, तो अनौपचारिक पत्र हमें अपने संबंधियों को लिखने होते हैं। मित्र भी आते हैं, उसमें शामिल होते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, सब इसमें शामिल है। और ऐसा नहीं है कि हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा कैसी भी हो, लिखित भाषा हमेशा अच्छी ही होती है। ठीक है, भाषा की महत्ता, क्योंकि नंबर तो आपको उसमें भी मिलने वाले हैं, तो भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। हाँ, विषय लिखना यहां पर नहीं है, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। आपके क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब ये कौन सा पत्र है? स्वास्थ्य अधिकारी, अधिकारी मतलब ऑफिशियल लेटर। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, विजयनगर, आगरा, दिनांक 30/1/2000। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विजयनगर क्षेत्र का निवासी हूं। इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।
हमारे क्षेत्र में डेंगू प्रबल रूप से फैलता ही जा रहा है। प्रबल मतलब भयंकर रूप से फैलता ही जा रहा है, जिस कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त कमी है। उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की मृत्यु हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अस्पतालों में उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और दवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे डेंगू से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। यदि आपने मेरी समस्या पर अमल किया तो मैं और मेरे क्षेत्र के निवासी आपके अत्यंत आभारी होंगे। धन्यवाद भवदीय आभासा। ठीक है, क्योंकि नाम नहीं था इसलिए हम आभासा लिखेंगे। अथवा अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर धन्यवाद दीजिए कि आड़े वक्त में उसने किस तरह आपका साथ दिया। आड़े वक्त मतलब विपत्ति का वक्त, मुश्किल की घड़ी। तो अब यह है अनौपचारिक पत्र, लिखेंगे इसी तरह से स्टार्ट होगा। विजयनगर, आगरा, दिनांक 30 नवंबर 2020। प्रिय मित्र, मधुर स्मृति। मैं यहां पर कुशल मंगल हूं तथा तुम्हारी कुशलता की कामना ईश्वर से करता हूं। पत्र लिखने का कारण यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दयालुता और सहयोग भावना के लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मित्र, जब मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता थी और मैं लाचार था, तब आड़े वक्त में तुमने मुझे पैसे देकर मेरी समस्या को दूर किया। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारा किस प्रकार कर्ज चुकाऊं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे जैसा मित्र सबको मिले। मैं तुम्हारी दयालुता को कभी भुला नहीं पाऊंगा। घर में अपने माता पिता को मेरा प्रणाम देना और छोटे भाई बहन को प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र काखागा या आबासा। ठीक है, इस तरह से चाचा जा लिखा है यहां पर। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है। क्या लिखने वाले हैं? विज्ञापन। वेरी गुड। जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजक खेल और खान पान की व्यवस्था है। इसके लिए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए और विज्ञापन ऐसा आकर्षक हो कि दूर से देखने पर लगे कि वाओ। तो इसके लिए आपको आंसर शीट जो रहेगी आपकी, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आंसर शीट रहेगी, उस पर मार्जिन तो रहता ही रहता है। तो इसमें बनाना है आपको एक बॉक्स छोटा सा मत बनाइएगा, बहुत अच्छे से बनाइएगा और उसमें फिर विज्ञापन लिखिएगा। बॉक्स बनाकर ही आपको विज्ञापन लिखना है बेटा, इतना ध्यान दीजिएगा। कॉपी में आप ये मत सोचना कॉपी भी तो बॉक्स ही है, नहीं, ये पेज है और आपको इसके अंदर बॉक्स बनाकर फिर विज्ञापन लिखना है। समझ में आया? देखो, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर में पहली बार मस्ती की बहार। आइए, टिकट पर 10% की छूट, ऑफर सीमित समय के लिए। आइए आइए आइए, वाटर पार्क का आनंद लीजिए। पानी के रोमांचक खेल, आनंददायक झूले, मनोरंजक खेलों के संग संग खान पान के रंग। अपने शहर में वाटर पार्क का असीमित आनंद लीजिए, जिंदगी को सुकून दीजिए। इस तरह से लिखेंगे कुछ आकर्षक से, और इनको भी आप बड़ी अच्छे से, आप चाहे तो क्लाउड्स बनाकर आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आप सुंदरता दिखानी है कि किस तरह से जो दर्शक हैं वो उसको सुन सकें। तो पहली बात तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, यदि सेल है तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। कुछ इस तरह के शब्दों का आपको प्रयोग करना है और शब्दों के प्रयोग से विज्ञापन को बहुत आकर्षक बनाना है। ठीक है, अब कहाँ है? क्रिस्टल वाटर पार्क नियर रोहिणी वेस्ट, मेट्रो स्टेशन, दिल्ली, 9875432216। कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर आपके पिताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, इसके लिए पूरा विवरण देते हुए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में लिखिए। आप पुरानी कार बेचनी है, अब उसके लिए क्या करोगे? फिर से देखो भाई, पुरानी जो कार होगी ना, चमचमाती हुई नई जैसी कार। कैसे? कीमत सिर्फ कितनी है भैया? 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, 2 लाख, 20 लाख। ठीक है, तो यहां पर पुरानी कार के दाम पर एकदम नई कार, खुशियों का खजाना पार। सेल सेल सेल। या फिर जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए भी लिख सकते हैं। 1 वर्ष पुरानी स्विफ्ट मारुति कार, नीला रंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर सफेद लिख दिया है, आप नीला लिख दो या कोई भी रंग, लेकिन कलर आप यूज नहीं करेंगे बेटा। आपको अपने ब्लैक और ब्लू पेन विद पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम चमचमाती हुई नवीनता के संग, जल्दी आओ जल्दी पाओ, सुनहरा मौका हाथ से छूटने ना पाए, आइए सस्ते दाम में कार अपने नाम कीजिए, मोहित शर्मा, कोई भी काल्पनिक नाम दे सकते हो आप, 76/2 चांदनी चौक नई दिल्ली। इस तरह से आप संपर्क सूत्र लिख दें, ठीक है। तो अभी आपने ये देख लिया है कि किस तरह से आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा है, समझा है, और आप इसी तरह से बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, हम हैं आपके साथ, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।